हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो जैसे कि आप जानते हो साथियों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था। तो आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? तो रेट का मतलब है यहाँ पे स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, बिफोर स्टार्टिंग ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, पहला एग्जाम्पल है ब्लास्टिंग ऑफ बॉम्ब। दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन। और तीसरा है नाइट्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके NO बना देना। ओके, बैलेंस कर देते हैं तो ये हो गया 2NO। तो ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए ब्लास्टिंग ऑफ बॉम्ब। ब्लास्टिंग ऑफ बॉम्ब आपने जैसे ही बॉम्ब को लिट किया वो तुरंत ब्लास्ट हो गया। तो कितना फास्ट रिएक्शन है ये, तो इसे हम कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। समझ में आ रहा है? ब्लास्टिंग ऑफ बॉम्ब बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। तो जनरली बच्चों को एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बेटा अगर बताओ तुम्हारे हाथ पे ऐसे बॉम्ब रख दिया गया है, तो अगर लिट किया जाए तो क्या फटेगा पहले, बॉम्ब फटेगा या हाथ फटेगा? तो कुछ बच्चे कहते हैं सर पहले बॉम्ब फटेगा तभी तो हाथ फटेगा ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर दोनों फटेगा। और फिर कुछ बच्चे जो होशियार होते हैं, जो पीछे वाली बेंच पे बैठते हैं, वो कहते हैं सर पहले तो कुछ और फटेगा। आई होप आप समझ रहे रहोगे। ठीक है, अब जरा देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्ट लगना ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और अगर आप बताऊं आपको मैं, जो रेलवे ट्रैक में हमारे यूज होता है आयरन, जो हमारे रेलवे ट्रैक में आयरन यूज होता है, समझ रहे हो, अगर उसे लिया जाए तब तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि वो स्टील का होता है, उसमें जल्दी रस्ट लगता नहीं है, या फिर बहुत ही स्लो लगता है। पता चला आप उसे रख के इंतजार कर रहे हो, इसमें अब रस्ट लगेगा, अब रस्ट लगेगा, अब रस्ट लगेगा, और पता चला आपकी बॉडी में रस्ट लग गया लेकिन उसमें रस्ट नहीं लगा। समझे? आगे देखिए, ये जो रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है, ये ना तो बहुत स्लो है, नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट। ये मॉडरेट स्पीड पे होता है। कौन से स्पीड पे? मॉडरेट स्पीड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी रिएक्शन जो है, जनरली जो हम लोग रेट पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे रिएक्शन के लिए जो ना तो बहुत फास्ट होते हैं और ना तो बहुत स्लो होते हैं। ठीक है, हम जनरली इसके बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, आपका रिएक्टेंट कौन सा है? जैसे इसे मैं एग्जांपल देता हूं, पढ़ने का प्रोसेस ले लो, पढ़ने की स्पीड ले लो, तो वो तो डिपेंड करता है ना दो फैक्टर पे, टीचर कैसा है और बच्चे कैसे हैं। बच्चे, बट मैं आपको बताना चाहूंगा टीचर तो सारे बच्चों के लिए कॉमन है, लेकिन कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं और कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा कौन सा है। ठीक उसी तरह मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम और जिंक मेटल का डाइल्यूट HCl के साथ। अब जरा देखिए, जब जिंक और एल्यूमिनियम रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ तो क्या होगा? तो जिंक प्लस HCl, और ये क्या है? जी हाँ, डाइल्यूट है, तो ये दे देगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हो जाएगा एक्वस, ये सॉलिड। और उसी तरह से एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो ये दे देगा AlCl3, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको रिएक्शन बता रहा हूँ। तो जिंक ने भी हाइड्रोजन दिया, एल्यूमिनियम ने भी हाइड्रोजन दिया। सर दोनों रिएक्शन तो सेम हो गए, लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप देखो ना, तो ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। सर फास्ट मतलब क्या? जैसे ही आपने एल्यूमिनियम डाला और जैसे ही आपने जिंक डाला तो आप देखोगे एल्यूमिनियम में हाइड्रोजन गैस फास्ट निकलेगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों आप सबने मेटलर्जी में पढ़ना है, मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ना है कि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी जिंक से ज़्यादा होती है। एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, और इसीलिए एल्यूमिनियम फटाफट हाइड्रोजन गैस निकालता है। किसके कंपेयर में? जिंक के कंपेयर में। तो सर
हम लोग ये मेटलर्जी चैप्टर कहाँ पढ़ेंगे सर? अरे यार तुम्हारे ही सिलेबस में है। सर क्या आप पढ़ाओगे? पढ़ा दिया है यार, पढ़ाने की बात क्या कर रहे हो? मेटलर्जी पूरा खत्म कर दिया है, उसकी एक्टिविटी है तो वो साथ में ले लेंगे। बोलो समझ रहे हो? तो जी हाँ, ज़िंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? सॉरी एल्यूमीनियम किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? ज़िंक से। इसीलिए एल्यूमीनियम में लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फास्ट होता है। चलिए अब दूसरी बात भी कर लेते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल दिया था बच्चे और टीचर का, तो कोई बच्चा बहुत फास्ट दिमाग वाला होता है तो वो जल्दी से पढ़ लेता है, और कोई बच्चा कमज़ोर दिमाग वाला होता है, ये बाबा उसको टाइम लगता है रे पढ़ने में, समझे क्या? चलिए आगे देखते हैं। अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है जो आप खुद से कर सकते हैं। अब ज़रा देखिए यहाँ पे साइज़ ऑफ पार्टिकल दिया है। क्या दिया है? साइज़ ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। तो चलिए मैं इसके लिए भी एक एनालॉजी लेता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये एक बीकर है। चलिए देखिए, ये एक बीकर है, ठीक है? और इसके अंदर आपने ले लिया पानी। बीकर के अंदर पानी आ गया, हुँ? और पानी के अंदर आप डाले हो रहे हो शुगर। क्या डालोगे? शुगर, जी हाँ, शुगर मतलब शक्कर। अब आपके पास शुगर 2 फॉर्मेट में है। मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, तो कंटेनर का कलर तो अलग रखना पड़ेगा ना? उरी पापा! ये आपका कंटेनर है और इसमें आपने शुगर रख दिया। ऐसा एक मोटा-सा शुगर का पीस। ते मराठीमध्ये आपण म्हणतात ना, खडी साखर, ऐसे। और एक दूसरे वही कंटेनर में, ऐसे ही कंटेनर में आपने शुगर वापस रखा है। कैसे ज़रा देखो, शुगर के छोटे-छोटे पीसेज़ रखे हुए, पाउडर्ड शुगर या फिर शुगर क्रिस्टल्स। अब एक आप बात बताइए मेरे को, आप दोनों को पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो कौन जल्दी डिसॉल्व होगा? ऑब्वियसली स्टर करना है, तो जल्दी कौन डिसॉल्व होगा? सर पाउडर वाला डिसॉल्व होगा। कौन सा डिसॉल्व होगा? पाउडर वाला। तो याद रखना पाउडर वाला जल्दी डिसॉल्व होगा। तो ऐसे जिसका पार्टिकल साइज़ छोटा होता है, ऐसे रिएक्टेंट जिनका पार्टिकल साइज़ छोटा होता है, वो रिएक्ट फास्ट करते हैं। वो रिएक्ट क्या करते हैं? फास्ट। और यहाँ पे पार्टिकल साइज़ का जो लेना-देना है वो किससे है? सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया। हालाँकि हम इसमें ज़्यादा जाएँगे नहीं, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो शुगर का पीस था, उसका सरफेस एरिया कम था, समझ में आया? लेकिन जैसे ही वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। बस इतना आप जान लो। और जब पाउडर फॉर्म को आप पानी में डाल के स्टर करते हो, तो वो जल्दी डिसॉल्व होता है। जबकि ये मोटा वाला शक्कर, ये जल्दी डिसॉल्व नहीं होता। समझ में आ रहा है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे, "सर, सरफेस एरिया कैसे बढ़ गया?" तो मान लो प्यारे बच्चों, ये एक चॉक है। उड़ी पापा! ये चॉक है चॉक। आपने इसको मान लो यहाँ से तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। अब ज़रा देखो ना 2 नए सरफेस जनरेट हो गए ना मेरे भाई, ये वाला नए सरफेस जनरेट हो गए ना। पहले क्या था? पहले पहले तो सिर्फ़ यही सरफेस था ना। देखो यहाँ पे, यही सरफेस थे। ओके, लेकिन अब ये और ये सरफेस जनरेट हुआ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सिंपल, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, या फिर पार्टिकल साइज़ जितनी छोटी, उतना फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन। है प्यारे बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। पार्टिकल साइज़ जितनी छोटी होगी रिएक्टेंट की, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा फास्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्शन। ओके, रिएक्टेंट का कॉन्सन्ट्रेशन क्या है? तो चलिए एक रिएक्शन लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl। ओके, और ये कौन-सा है? एक्वस है। अब ज़रा देखिए, तो इसमें क्या बनेगा? जी हाँ, इसमें CaCl2 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा। ज़रा ध्यान से सुनिए, ये CaCO3, इसमें ये कैसे होता है? Ca+2 और Ca3-2, H प्लस Cl माइनस। तो Ca+2 के साथ कौन आ गया? Cl। कितना? ये +2 है, ये एक Cl है तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो Cl-Cl2, 2 H प्लस ने इसमें से CO3 माइनस में से एक ऑक्सीजन ले लिया, तो CO2 बन गया और ये H2O। आया समझ में? ये एक्वस था। सेम रिएक्शन मैं कराऊँगा CaCO3 का किसके साथ?
HCl, लेकिन HCl जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। सर पहले तो आप मुझे यही बता दो कि एक्वस और कॉन्सेंट्रेटेड में डिफरेंस क्या है? प्यारे बच्चों, एक्वस मतलब उसमें पानी है और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब पानी बहुत कम है या फिर नहीं है। तो इसमें आप क्या देखोगे? इसमें आप देखोगे आपको CaCl2 मिलेगा, प्लस H2O मिलेगा और प्लस CO2 मिलेगा। सर दोनों में प्रोडक्ट तो दोनों में से मिल रहा है, बट प्यारे बच्चों इसमें ये CaCl2 की जो प्रेसिपिटेट है ना, ये जल्दी दिख जाएगी। फास्ट मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, ये फास्टर रिएक्ट होता है। ये क्या होता है? फास्टर रिएक्ट होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, एक्वस मतलब क्या? इसमें CaCO3 के साथ रिएक्ट करने वाला मेन इंग्रेडिएंट कौन है? HCl है। तो ज़्यादा HCl होगा तो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। समझ में आया? तो एक चीज़ आप ये मान के चलना, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, उतना फास्ट रिएक्शन होता है। जितना ज़्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट होगा, उतना फास्ट रिएक्शन होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लो पेट्रोल है, वो कम है और पेट्रोल ज़्यादा है। बताओ आग किससे ज़्यादा लगेगी? सर ज़्यादा वाले पेट्रोल से लगेगी। क्यों? पेट्रोल ज़्यादा है सर और हवा में तो ऑक्सीजन का पूछो ही मत, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो रिएक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा ज़्यादा। समझे क्या? जी हाँ। तो यही था प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ये पूरा जो निचोड़ है ना, ये मैंने आपको बता दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शन करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, तो आप देखोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गर्मियों में जो टायर की बर्स्टिंग होती है, टायर की बर्स्टिंग होती है, आपने देखा ना जो हाईवेज पे जो ट्रक चलते हैं, उनके टायर बर्स्ट हो जाते हैं गर्मियों में ज़्यादा। बट यही ठंडियों में अगर देखोगे तो टायर की बर्स्टिंग कम होती है। होता क्या है? टायर के अंदर हवा भरा होता है, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है, टायर फूट जाता है। समझ में आया? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गैस के जो पार्टिकल हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे रेलवे में आपने देखा होगा, ट्रेन के अंदर, रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन पे जब आप अंदर जाते हो, तो गर्मी ज़्यादा होती है। जब गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है तो लोग दूर-दूर रहना पसंद करते हैं। क्यों? पसीना होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से गैस प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करती है और टायर बर्स्ट हो जाता है। लेकिन वही ठंडियों में नहीं बर्स्ट होता। लेकिन मैं आपको और अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपके टेक्स्ट बुक का। ठीक है? मान लीजिए ये पानी है एक टेस्ट ट्यूब में और ये भी एक टेस्ट ट्यूब में पानी है। ठीक है? ये पानी है दोनों में और दोनों में आपने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है? ये देखिए, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। ये दिख रहा होगा आपको शायद, और इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। लेकिन पहले वाले बीकर को आपने क्या किया? इसको गर्म कर दिया और इसे नॉर्मली रखा, नॉर्मली। तो आप क्या देखोगे? इसमें ये जो वाटर है, ये जो पानी है, वो मिल्की हो जाएगा जल्दी से। ये भी मिल्की होगा लेकिन ये टाइम ज़्यादा लेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पहले वाले को आपने गर्म करके उसका टेम्परेचर क्या कर दिया था साथियों? बढ़ा दिया था। और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया, जबकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो है या फिर 0 के बराबर है। समझे? तो एक चीज़ हमने क्या सीख ली? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। समझ में आया? ओके, आप ऐसे भी ले सकते हो, इवापोरेशन का प्रोसेस, पानी का भाप में कन्वर्ट होना। जब ठंडी का टाइम होता है तो कपड़े जल्दी सूखते नहीं, लेकिन गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इवापोरेशन फास्ट होता है हाई टेम्परेचर की वजह से। अब आ जाइए गजब के सब्सटेंस पे, जिसे हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है ना, वो किसी भी रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है। क्या कैटलिस्ट का क्या काम है? पहला, रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देगा। दूसरा, विदाउट गेटिंग कंज्यूम, विदाउट गेटिंग कंज्यूम मतलब आपने अगर 5 ग्राम कैटलिस्ट यूज किया है तो रिएक्शन के एंड में आपको 5 ग्राम कैटलिस्ट प्यारे बच्चों मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए मैं इसे एक एग्जांपल लेता हूँ और उससे समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आप पढ़ने का प्रोसेस कर रहे हो, एक बच्चा है वो पढ़ने का प्रोसेस कर रहा है, उसे 10 पेज पढ़ना है। तो अगर वो अपने से खुद से पढ़ता है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन याद रखना, बच्चे को पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट है, तो जब वो पढ़ता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? टाइम लगता है। समझ रहे हो?
पढ़ने में बच्चे को टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है, ठीक है? तो उसने एक टीचर को पकड़ लिया। अब वो टीचर क्या करता है? उस बच्चे को पढ़ाता है। आई होप आप समझ रहे रहोगे। वो टीचर उस बच्चे को क्या करता है? पढ़ाता है। और जब वो टीचर उस बच्चे को पढ़ाता है तो उसके पढ़ने वाले काम को वो टीचर क्या कर देता है प्यारे दोस्तों? आसान कर देता है। पढ़ने वाले काम को टीचर क्या कर देता है? आसान कर देता है और आसान करने की वजह से वो चीज़ जो वो बच्चा ज़्यादा टाइम में पढ़ रहा था, अब वो आसानी से कम टाइम में पढ़ पा रहा है। क्यों? टीचर ने क्या किया? टीचर ने क्या किया प्यारे बच्चों? टीचर ने उसको वो कांसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझा दिया, तो वो प्रोसेस बहुत ही क्या हो गया? जल्दी हो गया। आया समझ में? आया समझ में? जैसे आप कोई चीज़ मैथ्स का सम कर रहे हो, आपको नहीं आ रहा है, तो टीचर ने आपको समझा दिया, अब फटाफट हो गया। तो टीचर ने किसका काम किया? कैटलिस्ट का। समझ में आ रहा है? प्रोसेस को फास्ट कर दिया। तो उसी तरह से ये रिएक्शन है पोटेशियम क्लोरेट का। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। इसे गम गरम किया तो हमें मिल गया पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकल गई। अब कुछ बच्चों को ये भी जानना होता है कि सर इसका नाम पोटेशियम क्लोरेट क्यों है? इसका नाम पोटेशियम क्लोरेट क्यों है? तो प्यारे दोस्तों वो भी बता देंगे, लेकिन वो सही समय पे वो हायर स्टैंडर्ड में आता है। इसमें आता है हायर स्टैंडर्ड में। अब ज़रा देखिए आप गरम किए ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा गरम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गरम करना पड़ेगा। लेकिन इसी की जगह पे हमने क्या किया पता है? हमने इसमें एक केमिकल सब्सटेंस डाल दिया MnO2। MnO2 लेकिन अब MnO2 डालने के बाद मान लीजिए पहले आपको 700 केल्विन तक गर्म करना पड़ रहा था, लेकिन अब आप 500 केल्विन पे ही ये तोड़ के ऑक्सीजन गैस लिबरेट करा लो। तो इसमें MnO2 ने क्या किया? MnO2 ने कैटलिस्ट का काम किया। मतलब उसने जो टेम्परेचर ज़रूरी था उसको क्या कर दिया? उसको कम करवा दिया। टेम्परेचर को क्या करवा दिया? कम करवा दिया। और दूसरी अच्छी चीज़ क्या की? जो रिएक्शन ज़्यादा टाइम में हो रहा था उसको कम टाइम में करवा दिया। तो टेम्परेचर भी कम करवा दिया और रिएक्शन का टाइम भी कम कर दिया। समझ में आया? जी हाँ। देखिए कैटलिस्ट के बगैर भी ये रिएक्शन हो सकता था, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता तो रोकड़ा भी ज़्यादा लगता ना यार। टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए रोकड़ा भी तो ज़्यादा लगेगा। अरे बाबा! ये क्या आ गया? समझ रहे हो? ऐसा है। क्लियर? जी दोस्तों। ओके, तो याद रखना MnO2 कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसके प्रेजेंस पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाता है विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज इन इट इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट। अब देखिए यहाँ पे इन लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का बात क्यों नहीं किया है? क्योंकि कैटलिस्ट भी दो तरह के होते हैं। एक कोई जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है और एक कोई कम कर देता है। मान लीजिए एक ऐसा टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है लेकिन आपको कुछ समझ नहीं रहा है, तो देखिए आपका प्रोसेस बढ़ जाएगा। क्यों? टीचर के पढ़ाने से आपको कुछ समझा नहीं, तो वो टाइम खराब हुआ। फिर आप जब खुद से पढ़ने गए, तो आपको ज़्यादा टाइम लगा, तो ओवरऑल प्रोसेस को ज़्यादा टाइम लग गया ना। याद रखिए, तो कैटलिस्ट भी 2 तरह के होते हैं प्यारे बच्चों, समझे? इसीलिए यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि केमिकल रिएक्शन का रेट को वो बढ़ा देता है, इन्होंने लिखा है चेंज कर देता है। तो बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका रिएक्शन कुछ इस तरह से H2O2 गिव्स H2O प्लस O2, तो ये 2H2O 2H2O और ये O2, समझे? ये रिएक्शन भी तेज होने लगता है जब इसमें हम लोग क्या डालते हैं? मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो एक्चुअल में ये कैटलिस्ट करता क्या है अंदर जाके, ये आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों हायर स्टैंडर्ड में, दैट इज 11th एंड 12th। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है। डू यू नो मैं तेनू किंदा, आगे का तो आप जानते ही, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे वन और मोर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एवरी केमिकल चेंज। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो एक से ज़्यादा रिएक्शन होते हैं। ये सिंपल सी बात है। मान लीजिए यही रिएक्शन हुआ N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, तो हुआ क्या? इसमें नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन का भी बॉन्ड टूटा और नया क्या बना? नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड। तो दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली हुए। नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट रहा था, ऑक्सीजन का भी बॉन्ड टूट रहा था। कुछ नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आपस में मिल रहे थे। तो देखिए बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना, कितना सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आगे देखिए सम केमिकल रिएक्शन अकर्स एट अ फास्ट स्पीड वेयर एज सम अकर्स एट लो स्पीड। ब्लास्टिंग अ बॉम्ब, सर अभी तक सोच रहा हूँ मैं क्या फटेगा पहले, जी ऐसा नहीं है। और दूसरा क्या है? और बहुत ही स्लो रिएक्शन भी है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आगे देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट इंस्टेंटेंटली। मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH, ये फट से रिएक्ट करके आपको क्या दे देंगे? Na2SO4 प्लस H2O।
बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा, जबकि वीक एसिड वीक बेस का रिएक्शन स्लो होता है। इन आवर बॉडी एंजाइम्स इंक्रीजेज द रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। फिजियोलॉजिकल मतलब जो हमारी फिजिक्स से रिलेटेड है। जैसे आप खाना खाते हो, मान लो आपने खाना खाया, उसके अंदर स्टार्च है, तो आपका जो सलाइवा है ना, उसके अंदर अमाइलेज होता है। क्या होता है? अमाइलेज, वो स्टार्च को तोड़ देता है ग्लूकोज में। सलाइवा के अंदर माल्टेज भी होता है जो माल्टोज को तोड़ देता है। हालांकि आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल याद रखो कि हमारे सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो फूड प्रोडक्ट को तोड़ देते हैं। आगे देखिए, पेरिशेबल फूड स्टफ गेट्स प्रिजर्व्ड लॉन्गर इन रेफ्रिजरेटर। सर, पेरिशेबल फूड स्टफ मतलब क्या? ऐसे फूड जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ऐसे फूड जो जल्दी खराब हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे जैसे आप घी को अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक, या फिर घी बटर ले लो, अगर ज़्यादा टाइम तक ऐसे ओपन रखोगे तो वो खराब हो जाएँगे। या फिर फिश को ऐसे ही रख दिया आपने बाहर तो वो खराब हो जाएगी। तो अगर आप उसको फ्रिज में रखोगे तो ज़्यादा टाइम तक, कोई लिक्विड है, कोई पीने वाला सब्सटेंस है, बेवरेजेस है, तो बाहर रखने पे जनरली वो खराब हो जाते हैं। हालाँकि होता क्या है, बेवरेजेस में तो कंपनी खुद ही उसके अंदर केमिकल सब्सटेंस डालती है ताकि वो खराब ना हो। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल आप दूध दही ले लीजिए, दूध दही भी खराब हो जाते हैं, तो उसे अगर आप फ्रिज में रखते हो तो ज़्यादा टाइम तक टिके रहेंगे। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड स्टफ गेट्स लोअर ड्यू टू लो टेम्परेचर। तो सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों होता है? फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? स्लो। और इसीलिए हमारा जो फूड है वो खराब नहीं होता, उसकी फ्रेशनेस बरकरार रहती है। आगे देखिए, वेजिटेबल कुक क्विकली ऑन ऑयल रादर देन वाटर। जो वेजिटेबल है वो पानी में जल्दी पक जाती है। किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर, पानी के कंपेयर में ऑयल में जल्दी कुक हो जाती है। समझ में आया? अब सर ऐसा क्यों है? तो देखिए, ऑयल जनरली कैसा होता है? फट से गर्म हो जाता है। ऑयल क्या होता है? फट से गर्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? और वो बॉन्ड तोड़ता है वेजिटेबल के अंदर वाला। तो वेजिटेबल के अंदर जो बॉन्ड होता है और जो ऑयल के अंदर बॉन्ड होता है ना, वो समवॉट सेम होते हैं, इसीलिए वो जल्दी कुक कुक हो जाता है। आगे देखिए, केमिकल रिएक्शन आर प्रॉफिटेबल इन केमिकल फैक्ट्रीज इफ देयर रेट इज फास्ट। अगर केमिकल फैक्ट्री में रिएक्शन फटाफट हो रहा है तो प्रोडक्ट फटाफट आएगा, और प्रोडक्ट फटाफट आएगा तो उसकी सेलिंग फास्ट होगी, और सेलिंग फास्ट होगी तो प्यारे बच्चों इंडस्ट्री प्रॉफिट में होगी। जैसे हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ा, बहुत सारे बच्चों ने फीस दी, वो जल्दी-जल्दी पास हो रहे हैं। अब एग्ज़ाम मान लो 1 साल के बदले 3-3 महीने पे हो रही है, तो बहुत सारे बच्चे पास होते जाएँगे ना यार, और अपने को भी फीस देते जाएँगे। वैसा ही इंडस्ट्री का भी होता है। आगे देखिए, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल। जी हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए इंडस्ट्री बहुत फटाफट रिएक्शन करवाए जा रही है, और बहुत ज़्यादा रिएक्शन कराएगी, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट को एटमॉस्फेयर में छोड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो हमारा एनवायरनमेंट भी मैटर करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, ओज़ोन लेयर। अब ज़रा देखिए, आप सबको पता होगा धरती के ऊपर समव्हाट अराउंड लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फियर पे एक ओज़ोन लेयर बनी है। धरती से समव्हाट अराउंड 20-21 किलोमीटर की दूरी पे है, जो सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को धरती पे आने नहीं देता, जिसकी वजह से हम बच जाते हैं। मतलब वो जो ओज़ोन लेयर है, वो एक छतरी का काम कर रही है, और वो छतरी हमें बचा रही है। समझ रहा है? अब होता क्या है, उसमें ओज़ोन कंटीन्यूअसली बनते भी रहती है और टूटते भी रहती है। तो देखिए ओज़ोन कैसे बनती है? ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो ओज़ोन बनता है। सर ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या है? एटॉमिक ऑक्सीजन। और दूसरा ऑक्सीजन क्या है? O2। समझ में आया? O2 और O मिलके ओज़ोन बनाते हैं, फिर ओज़ोन टूट के भी ये देता है, और वो कंटीन्यूअस होते रहता है, मतलब बनना, टूटना कंटीन्यूअस चलते रहता है। समझ में आया? और ओज़ोन हमारी लाइफ़ को अफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है, वरना अगर ओज़ोन नहीं होता ना दोस्तों, तो हार्मफुल यूवी आ जाते हैं और हम सबको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, मोतियाबिंदु, स्किन कैंसर, बहुत कुछ होता। समझ में आया? तो इसीलिए केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझा? उनका स्पीड यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिप्लीशन और मेंटेनेंस ऑफ दिस लेयर डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। मैंने बताया ना, बनना और टूटना। तो प्रोडक्शन भी ज़रूरी है और उसका डिस्ट्रक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर अगर आप ऐसे बोलो कि अगर ओज़ोन लेयर बहुत ज़्यादा मोटी हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, और बहुत ज़्यादा होल गिर जाए उसमें तो भी प्रॉब्लम है। आप हायर स्टैंडर्ड में चल के ये पढ़ोगे, तो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन है, डिकम्पोज़िशन और फॉर्मेशन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना ज़्यादा हमारी लाइफ़ को अफ़ेक्ट करते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा।
ठीक है? तो दोस्तों इसी तरह पढ़ते रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।